प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में पार्ट नंबर 9 संतोष की स्त्रीता को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये आज के युवा वर्ग पर एक पैना कटाक्ष कर रही है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वे अपने माता पिता को अपने घर में नहीं रखना चाहते, न उनकी सेवा करना चाहते हैं, न उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा ही एक पटेल जी के साथ हुआ था। उनके बेटों ने, उनकी बहुओं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो लेखक उनको अपने साथ बहुत मुश्किल से अपने घर लेकर गया था। और जो लेखक की पत्नी थी नीलिमा, वह उनकी भरपूर सेवा कर रही थी। उनके खुद के माता पिता नहीं थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और वे पटेल जी को ही एक पिता की दृष्टि से देख रहे थे। उनको काका सा कहकर बुलाते थे। तो लेखक काका सा से यानी पटेल जी से यह झूठ बोलकर कि मैं 1.5 महीने की ट्रेनिंग पर जा रहा हूं और पीछे से नीलिमा अकेली रहेगी, तो मैं चाहता हूं कि आप 1.5 महीने तक हमारे घर रहें ताकि मैं आराम से ट्रेनिंग करके आ सकूं। तो इस तरह से उन्होंने उनको प्रभावित करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने साथ वे उनको लेकर गए। और लेखक ने झूठ बोला था क्योंकि वह घर पर ही था, नौकरी पर जाता था डेली, और कैसे जाता, घर के पिछले दरवाजे से वह निकल जाता था। 1.5 महीने तक तो काका साई ने यानी कि पटेल जी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, 1.5 महीने से ज्यादा हुआ, तो वह रोज नीलिमा से पूछता कि भैया जी कब आएंगे। तो अचानक से 1.5-2 महीने बाद लेखक पटेल जी के सामने प्रस्तुत हुए। बड़े खुश हुए पटेल जी लेखक को देखकर। उन्होंने पूछा कि भैया जी आप कब आए। तो उन्होंने कहा कि अब रात को ही आया था, और जब मैं आया तब आप उस समय सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। तो अगले दिन जैसे ही लेखक बाजार जा रहे थे, तो पटेल जी ने उनको टोका और कहा, बेटा अब तो काफी समय हो गया है, अब मुझे मेरे पंचमुखी मंदिर छोड़ आओ। तो लेखक हैरान रह गया, क्योंकि लेखक ये सोच रहे थे कि शायद अब ये पूरी तरह से संतुष्ट है और यहाँ रहने को राजी हैं। तो लेखक ने एक तरकीब निकाली और उनसे कहा कि अगर आपके बेटे और आपकी बहुएं आपके साथ अच्छा व्यवहार करते, तो क्या आप उनका घर छोड़कर आते? क्या आपके बेटा बेटी आपके साथ अच्छा व्यवहार करते, तो क्या आप उनको ये समझते कि मैं इन पर बोझ हूं? तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कौन समझता अपने बेटे बहुओं पर, अपने आप को तो कोई भी बोझ नहीं समझता जो सेवा अगर करते तो लेखक ने कहा, तो हम भी तो आपके बेटे जैसे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर आप अपने आप को हम पर बोझ क्यों समझ रहे हो? आप हम पर बोझ नहीं हो। जब ऐसी बातें लेखक ने कही तो पटेल जी की आंखें भर आई और उन्होंने काफी सारे आशीर्वाद दिए लेखक को भी और नीलिमा को भी, और कहा कि असलियत में तो आप ही मेरे बेटे और बहू हो, तुम जुग जुग जियो। इस तरह से लेखक जब बैठक में काका साहब को बैठते हुए संतुष्ट सुखी रूप से बैठे हुए देखते ना, तो काफी संतुष्ट होते और संतोष की सरिता लेखक के मन में बहती। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा ये जो पाठ है पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पाठ को आगे पढ़ते हैं। घर पर नीलिमा उनकी खूब सेवा कर रही थी, और लेखक ने बताया कि जैसे मैं घर के पीछे दरवाजे से नौकरी पर आता जाता था, और घर पर जो लेखक की पत्नी थी यानी कि नीलिमा, उनकी काफी बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी। लगातार दवा देने से उनकी बिगड़ी खांसी भी ठीक हो गई थी। उनको खांसी हो गई थी, तो नीलिमा क्या करती, उनको लगातार सही समय पर उनको दवाई दे रही थी, तो उनकी खांसी भी ठीक हो गई थी। उनके झुर्रीदार सूखे चेहरे पर अब आभा झलकने लगी थी। जो उनका चेहरा बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा था ना, और जो झुर्रीदार था, तो अब उन पर थोड़ी सी चमक दिखाई देने लग गई थी। 2-2.5 माह बाद मैं अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। 2-2.5 महीने बाद लेखक पटेल जी के सामने प्रकट हुए। मुझे देखकर वे खूब प्रसन्न हुए, काफी खुश हुए। कब आए भैया जी? पटेल जी ने लेखक से पूछा कि आप कब आए? रात को आया था काका साहब, आप सो रहे थे उस समय, इन्होंने कहा। लेखक ने कि मैं रात को आया था और आप उस समय सो रहे थे। ट्रेनिंग ठीक ठाक हो गई? पटेल जी ने पूछा। लेखक ने जवाब दिया, हाँ, सब ठीक ठाक हो गया। काका साहब भोजन कर बैठक में आराम कर रहे थे। मैं खाना खाकर बाजार जा रहा था कि काका साहब ने मुझे आवाज दी। तो इन्होंने बताया कि जो पटेल जी यानी इनके जो
जिनको काका कहते थे, उन्होंने भोजन किया और वे बैठक में आराम कर रहे थे और लेखक खाना खाकर बाजार जा रहा था। तो पटेल जी ने लेखक को आवाज दी, अब तो मुझे इजाजत बख्शो भैया जी कि अब तो मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। किस बात की काका साहब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। कि आप किस बात की इजाजत मांग रहे हो? वहीं पंचमुखी जाने के लिए, यानी कि उसी मंदिर में जाने के लिए मुझे इजाजत दो। यहाँ आपको कोई तकलीफ है क्या? तो लेखक उनसे पूछता है कि क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ है? यहाँ मेरे लिए तकलीफ क्या, उल्टे मेरे लिए स्वर्ग जैसा सुख है, पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन पटेल जी कहते हैं कि मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, बल्कि यहाँ तो स्वर्ग के समान मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं चौकन्ना हो उनकी किसी भी प्रकार अपने घर पर रोकने की तरकीब सोचने लगा और लेखक हैरान रहा हो गया उनकी इस बात को सुनकर कि मुझे यहाँ से जाना है और उनको किस तरह से मैं घर पर रोकूं, वह इस उपाय को सोचने लगा। एक बात पूछूं काका साहब? लेखक कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं? पटेल जी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। यदि आपके साथ ऐसा हादसा घटित नहीं होता तो आप अपना घर छोड़ते? ऐसा हादसा मतलब कि अगर आपके बेटों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो क्या आप अपना घर छोड़ देते? फिर क्यों छोड़ने की नौबत आती? पटेल जी ने कहा कि अगर मेरे बेटे बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते तो मैं फिर क्यों अपना घर छोड़ता? आप अपने बेटों पर उस हालत में स्वयं को बोझ समझते? अगर आपके बेटे आपकी सेवा करते तो क्या आप उस समय ये सोचते कि मैं इन पर बोझ हूं? कभी बेटा बेटी पर भी कोई पिता स्वयं को बोझ समझता है? पटेल जी ने कहा कि अगर कोई बेटा बेटी मतलब माँ पिता की सेवा करता है, माता पिता की, तो उस समय कोई भी माता पिता ये नहीं समझता कि मैं इन पर बोझ हूँ। इसका मतलब आप हमें पराया समझते हैं। तो लेखक ने कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमें अपना समझते ही नहीं। हम पराये हैं तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं, और आपने हमें पराया समझा तभी तो आप ये समझते हैं कि मैं इन पर बोझ हूँ। वे निरुत्तर हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोले, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे आप सही समझो। उनकी आंखों में एकाएक पानी का सैलाब उमड़ आया और उनकी आंखों में अचानक पानी आ गया, यानी कि वे रोने लग गए। माफी चाहता हूँ बेटा, तुम लोगों की भावनाओं को मैं बहुत दिनों से अनादर कर तुम लोगों का मन दुखाता रहा हूँ। यानी कि उनके मन की भावनाएं समझते थे पटेल जी की हमें मतलब मुझे बहुत इज्जत दे रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी भावनाओं का अनादर किया और तुम्हारा मन दुखा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम भगाओगे तो नहीं? उन्होंने कहा कि तुम मुझे यहाँ से भगाओगे तो नहीं? मेरे असली बेटे बहू तो तुम दोनों हो, जुग जुग जियो। उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको। उनके हाथ आशीर्वाद में उठे। कंठ अवरुद्ध हो आया था। कंठ अवरुद्ध होता है बेटे उस समय जब हम मतलब रोते हैं, आंखें भर आती हैं तो गला भी रुक जाता है। चौखट की आड़ में खड़ी नीलिमा की आंखों में भी आंसू आ गए, और वहीं चौखट की आड़ में नीलिमा भी खड़ी थी, वह भी रोने लग जाती है। साफ सुथरे वस्त्रों में सुखी संतुष्ट से बैठक में बैठे काकासा को जब इधर उधर से आते जाते देखता हूँ तो हृदय में संतोष की सरिता कलकल नाद करती प्रतीत होती है। तो लेखक कहते हैं कि जो काकासा यानी जो पटेल जी थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, सुख और संतुष्टि से बैठे हुए, जब लेखक उनको आते जाते देखता है तो लेखक का मन भी संतुष्ट हो जाता है। मुझे लगता है काकासा ही मेरे बाबूजी हैं, सच मेरे बाबूजी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पटेल जी हैं वही मेरे बाबूजी हैं, क्योंकि इनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। मुख्य क्वेश्चन है इस प्रीवियस पैसेज से रिलेटेड। 1.5 माह की अवधि के बाद काकासा नीलिमा से क्या सवाल पूछते थे? लेखक के आने के बारे में। नीलिमा पटेल जी के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी? बहुत अच्छा उनकी सेवा कर रही थी, अच्छा सम्मान व्यवहार करती थी और सम्मान देती थी उनको। काकासा ने लेखक से किस बात की इजाजत मांगी? वापस से पंचमुखी मंदिर जाने की। लेखक ने काकासा को किस प्रकार रोका? लेखक ने काकासा को उनके बेटे जैसा व्यवहार करके, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपके बेटे आपको अच्छे से रखते तो क्या आप उनको अपने आप को उनके पर बोझ समझते? तो इन्होंने अपने आप को उनके बेटे के समान दिखाकर उनको रोकने की कोशिश की। संतोष की सरिता किसके हृदय में कलकल नाद करती हुई प्रतीत होती थी? किसके अभी हमने पढ़ा ना, संतोष की सरिता किसके हृदय में? लेखक के हृदय में। और क्यों? जब वे काकासा को
बिल्कुल सुख और संतुष्टि से बैठे हुए देखते तो जो लेखक थे वे काफी संतुष्ट हो जाते थे। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से लेखक ने एक अनजान व्यक्ति को अपने पिता के समान सम्मान देकर अपने घर पर रखा, उनकी सेवा की, उनकी आत्मा को संतुष्ट किया, इतना संतुष्ट किया कि वे अपने बेटे और बहुओं को भी भूल गए जिनको इन्होंने पैदा किया था। तो इस पाठ से हमें संदेश क्या मिलता है, क्या प्रेरणा, क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से प्यारे बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए। जो माता पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं, उनके प्रति क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं कि जब उनको हमारी जरूरत है हम उनकी जरूरतों को पूरा करें? बच्चा जब पैदा होता है उस समय से लेकर ही उस समय को ही गिनना शुरू कर देते हैं माता पिता कि आज से मैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए ये करूंगा। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है माता पिता के सपने भी बड़े होते चले जाते हैं कि अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए मुझे ये करना चाहिए। समय बीतता चला जाता है, बेटे की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या वह जो कर्तव्य माता पिता अपने बेटे के प्रति पूरा किया, क्या उसके बदले में माता पिता की सेवा करना उस बच्चे का कर्तव्य नहीं होता है? क्योंकि हमारा एक पाठ संस्कृत में भी है 8th क्लास में ही, उसमें कहा गया है कि अगर हम 100 वर्षों तक भी माता पिता की सेवा करें ना तो भी हम उनका बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि जो कष्ट, जो पीड़ाएं माता पिता सहन करते हैं ना कोई नहीं करता। जो निस्वार्थ भाव से प्रेम माता पिता करते हैं ना कोई भी नहीं करता। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना वह अपनी सुंदरता को, अपने शरीर को तक छोड़ देती है, लेकिन लड़के क्या करते हैं, शादी के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो यह पाठ हमें प्रेरणा दे रहा है कि हमें भी अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान, आदर और सेवा की भावना रखनी चाहिए। इन बातों को अपने जीवन में डालना चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए। इन्हीं शुभ संदेश और इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ सुप्रभात।